नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट की एक एलैबोरेट डेफिनेशन देखी थी, उसे ब्रेक डाउन किया था। फिर जावास्क्रिप्ट का रन टाइम देखा था और जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, वेब एपीआईज होते हैं कुछ, या फिर C++ की बाइंडिंग्स होगी अगर नोड.js का एनवायरनमेंट है तो, और उसके साथ कॉलबैक क्यू भी होता है। इवेंट लूप वगैरह देखा हमने, इन सब का रोल हमने आराम से देख लिया था। कॉल स्टैक क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होती है, ये भी देख लिया था। अब कॉल स्टैक के अंदर हमारे पास था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड जो रन होता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है और हर फंक्शन के लिए एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। साथ ही साथ हर प्रोग्राम में एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीज़ें आती है, जैसे इसमें आता है वेरिएबल एनवायरनमेंट आता है, जैसे जो भी आपके लेट कॉन्स्ट वैर इनके साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल है वो आते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका दिस कीवर्ड आता है और इसमें स्कोप चेन भी आता है। स्कोप चेन जिसमें आपको रिलेशन पता चलता है कि एक फंक्शन का या फिर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें स्कोप चेन में देखने को मिलता है। अब इसमें हमने वेरिएबल एनवायरनमेंट जो था वो लास्ट टाइम निपटा लिया था। वेरिएबल एनवायरनमेंट में हमने जो लेट कॉन्स्ट और वैर है और उनकी स्कोपिंग के इशू देख लिए थे। हमने स्कोपिंग देखी थी कि किस तरह से लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये तीनों वेरिएबल हमने देख लिए थे। साथ ही साथ हमने जो उसके चेन होती है स्कोपिंग की वो भी देख ली थी। इस बार हमें जो बचा है हमारा इस जावास्क्रिप्ट इंजन में, जो लास्ट पार्ट बचा है वो है दिस कीवर्ड, जो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ही पार्ट है। अब ये दिस कीवर्ड जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी हम लोग दिस कीवर्ड देख चुके हैं। ये दिस कीवर्ड जो होता है, हर फंक्शन जब हम कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ एक दिस कीवर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के साथ एक दिस कीवर्ड आता ही है। इसमें हमारे पास फंक्शन जो है 2-3 प्रकार के फंक्शन है। जैसे हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन एक्सप्रेशन है और एक एरो फंक्शन है। इसमें एरो फंक्शन में हमारे पास दिस कीवर्ड नहीं आता। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आज हमें दिस कीवर्ड पढ़ना है और दिस कीवर्ड के साथ साथ हमें कुछ एरो फंक्शन और जो नॉर्मल फंक्शन है उनमें क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ इनकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पे है, ये सब कुछ भी हमें देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग दिस कीवर्ड देखते हैं और दिस कीवर्ड देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, थ्योरी है हमारी कि इन जावास्क्रिप्ट In JavaScript, this keyword is a fundamental component of every execution context, created uniquely for each function invocation. हर फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या बोलता है कि JavaScript में this keyword is a fundamental component and it is created uniquely for each function invocation. जब हम फंक्शन इन्वोक करते हैं तो उसके लिए अपना एक this keyword बनता है। One of the 3 key elements of the execution context है, ये भी हमने देख लिया है। फिर this keyword is generally referred to as owner of the function. ये किसे रेफ़र करता है? ओनर ऑफ द फंक्शन। अब एक फंक्शन क्या होता है, स्टैंड अलोन फंक्शन भी हो सकता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और वो किसी एक ऑब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो उस फंक्शन को मेथड कहा जाएगा, और ऐसे केस में अगर उस मेथड को बुलाते हैं तो वो जो दिस कीवर्ड होगा वो अपने ऑब्जेक्ट को, उसके पेरेंट को कॉल करेगा। ये भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि दिस कीवर्ड जनरली रेफर्स टू द ओनर ऑफ द फंक्शन in which it is used, effectively pointing to the object that invoke the function. इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। फिर अगर हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि वेज टू कॉल अ फंक्शन। अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं फंक्शन को कॉल करने के। हाँ, और एक चीज़ इसकी दिस कीवर्ड की प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसे समझ लेते हैं कि दिस कीवर्ड ये क्या है, स्टैटिक नहीं है। मतलब इसके जो अर्थ है दिस कीवर्ड के, आज वो किसी को पॉइंट कर सकता है, कल चल के वो किसी और को पॉइंट करेगा। ये स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है ये, रैदर इट इज़ डायनामिक एंड डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हाउ फंक्शन इज़ कॉल्ड। ये भी हम देखेंगे। इसका एप्लीकेशन हम जब कोड लिखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा ही। अब हम एक बात समझते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन कॉल करने के क्या क्या तरीके हैं, ये देख लेते हैं। फंक्शन किस तरह से कॉल किया जा सकता है कि अगर आपका एक नॉर्मल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, जैसे नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन हो, एक्सप्रेशन हो या फिर एरो फंक्शन हो, अगर वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आप उसे डायरेक्टली बुला रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन है। दूसरा वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन ये है कि हम लोग फंक्शन कॉल एज अ मेथड। अब फंक्शन मेथड कैसे बनता है, तो अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है तो उसे कहते हैं मेथड।
होता वो फंक्शन ही है, लेकिन उसे मेथड कहा जाता है सिंस इट इज़ इनसाइड अ ऑब्जेक्ट। अब व्हेन वी कॉल फंक्शन एज अ मेथड, जब हम एक फंक्शन को मेथड की तरह कॉल करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ता है डॉट, फिर उसके बाद उस मेथड का नाम लेना पड़ता है और उसे इन्वोक करना पड़ता है। अब इस केस में वी आर कॉलिंग फंक्शन एज अ मेथड। कैसे? हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है सचिन ऑब्जेक्ट। सचिन ऑब्जेक्ट क्या है कि सचिन ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने सचिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नेम डेब्यू ईयर रिटायरमेंट ईयर। इसमें हमने एक मेथड बनाई है। मेथड किस तरह से बनाई है? की है, उसको असाइन कर दिया एक फंक्शन रिटर्न। क्या रिटर्न करेगी? दिस डॉट रिटायरमेंट ईयर। अब यहाँ पे जब हम दिस का उपयोग कर रहे हैं तो ये जो दिस कीवर्ड है, सिंस ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर होने के कारण ये मेथड है, और ये मेथड इसमें जब हम दिस कीवर्ड का उपयोग करते हैं तो ये इसके ओनर को पॉइंट करती है। इस केस में इसका ओनर जो रहेगा, ये दिस कीवर्ड का अर्थ जो रहेगा वो सचिन रहेगा, वो सचिन को पॉइंट करेगी। और जाहिर सी बात है जब हम दिस, मतलब इसका अर्थ है कुछ इस तरह से हुआ कि ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि सचिन डॉट रिटायरमेंट ईयर। ये जो है सचिन डॉट रिटायरमेंट ईयर, तो ऑब्वियसली ये रिटायरमेंट ईयर जो है यही से उठाएगा, और डेब्यू ईयर भी दिस डॉट मतलब सचिन डॉट डेब्यू ईयर, तो वो डेब्यू ईयर सचिन का उठाएगा। क्लियर है? अब होता क्या है कि वी आर कॉलिंग फंक्शन एज अ मेथड। ठीक है, हमने मेथड कॉल कर ली, और इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे इस मेथड में हम लोग कंसोल डॉट लॉग दिस भी कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता था कि वो किसे पॉइंट कर रही है। करेंगे हम लोग दूसरी तरीके। अब इसे एक काम करते हैं कि इसे ही लॉक करते हैं। सबसे पहले हम इसी कोड को कॉपी करते हैं। वी आर कॉलिंग फंक्शन एज अ मेथड। ओके, अगर हम यहाँ पे सचिन डॉट टोटल ईयर प्लेड करें तो हमें यहाँ पे आंसर 24 देखने को मिलता है। अब हमारा प्रपोजिशन ये था कि यहाँ पे जो सचिन में जो दिस का उपयोग हुआ है, ये दिस सचिन को पॉइंट करता है। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग दिस भी कर सकते हैं, और हमें ये दिस कहाँ पे करना होगा? यहाँ पे करना होगा कंसोल डॉट लॉग दिस। यहाँ पे दिस की जो वैल्यू आएगी, देखिए दिस की वैल्यू यहाँ पे सचिन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी फंक्शन को, अगर मैंने कहा था कि दिस कीवर्ड जो है, अब यहाँ पे इस मेथड में सचिन को पॉइंट कर रहा है। हमने कहा था कि ये दिस कीवर्ड स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। और डायनामिक होता है इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यहाँ पे सचिन इज़ द ऑब्जेक्ट कॉलिंग द मेथड टोटल ईयर्स प्लेड, हैंस दिस in this case will points to Sachin. Whatever this is utilized in this method will point to Sachin object. Object calling method, जो भी ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेगा उसे ही, उसके ओनर को ही वो दिस पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पे सचिन की जगह कोई और प्लेयर होता और इस मेथड की हमने सिंपली एक कॉपी बना दी होती, तो भी उस केस में भले ही वो दिस यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन वो पॉइंट उसी ओनर को ही करेगा जो उसे उस मेथड को कॉल करेगा। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सचिन जैसा ही एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे एक ऑलरेडी, मैं उसे ही कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, इन्होंने डेब्यू ईयर 2003 है और इनका रिटायरमेंट ईयर लेट सपोज 2030 है। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इनका टोटल ईयर्स प्लेड। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक कोड बना हुआ है जिसमें टोटल ईयर्स प्लेड कैलकुलेट हो चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि हम ड्राई प्रिंसिपल डू नॉट रिपीट योर सेल्फ
जो प्रिंसिपल है उसे वायलेट नहीं करना चाहते। रिपीट क्यों करनी है कोड जब हम उसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाहर हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉट डेब्यू ईयर। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं, टोटल ईयर्स प्लेड इज़ इक्वल टू, इसमें असाइन करेंगे हम सचिन डॉट टोटल ईयर्स प्लेड, टोटल ईयर्स प्लेड। यहाँ पे एक कॉपी ऑब्जेक्ट की बन गया। हम इसे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम अगर लॉक करें तो हमें देखने को मिलता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में एक टोटल ईयर्स प्लेड एक फंक्शन आ चुका है। इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो में एक फंक्शन कॉपी हो चुका है हमारा टोटल ईयर्स प्लेड। अब प्रेपोजिशन ये है कि हमारा जो धिस था, क्योंकि हमने सचिन की मेथड कॉपी करी है तो यहाँ पे धिस ये सचिन को पॉइंट कर रहा था। और क्या अगर हम इसमें जब ये मेथड कॉपी कर रहे हैं तो क्या ये यहाँ आने वाला धिस क्या ये सचिन को पॉइंट करेगा या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करेगा? ऑब्वियसली धिस कीवर्ड का उपयोग डायनामिकली होता है, तो यहाँ पे जो मेथड धिस को कॉल करेगी उसे ही वहाँ का धिस कीवर्ड पॉइंट करेगा। इसे हम देखते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्रिस्टियानो कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉट टोटल ईयर प्लेड, और इस मेथड को रन कर देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं और लॉक करते हैं, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेड फॉर 27 ईयर। इस केस में धिस जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि यहाँ पे जो धिस होता है इसका नेचर डायनामिक है। ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेगा उसी के ओनर को धिस कीवर्ड पॉइंट करेगा। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक और 2-3 तरीके हैं फंक्शन को बुलाने के, उसे समझ लेते हैं। फंक्शन कॉलिंग एज अ नॉर्मल फंक्शन। फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह कैसे बुला सकते हैं? कोई भी एक फंक्शन आप नॉर्मली बुला लीजिए, अगर उसमें जो धिस कीवर्ड रहेगा अनडिफाइंड इन स्ट्रिक्ट मोड एंड विल पॉइंट टू विंडो ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल मोड, स्लॉपी मोड। इसे हम देखते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बना सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन रख देते हैं। अभी TRACTION सब्ट्रैक्शन, और इसमें 2 ऑब्जेक्ट लेगा A, B, और इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसे कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले कंसोल लॉग करेंगे हम इसमें धिस, कंसोल डॉट लॉग धिस, और इसी में हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें कुछ रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न A - B। ठीक है, ये रिटर्न होगा। अब ये जो है नॉर्मल फंक्शन कॉल है। नॉर्मल फंक्शन कॉल में धिस की वैल्यू जो होती है, अगर स्लॉपी मोड है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी, अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो उसमें वो धिस कीवर्ड की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है अभी स्लॉपी मोड में है। स्लॉपी मोड में होने के कारण यहाँ पे हमें धिस कीवर्ड जो उसकी वैल्यू है देखने को मिलेगी अनडिफाइंड। कंसोल ओके, एक्चुअली इसे लॉक करना पड़ेगा। पहले तो हम वैल्यू कैप्चर करते हैं। एक काम करते हैं, वैल्यू कैप्चर करने से अच्छा है कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्टली इसे रन करेंगे सब्ट्रैक्शन, और इसी में दे देंगे हम लोग जैसे 90 - 45, और माइनस यहाँ पे नहीं देना है, बस 2 पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास करने हैं। जैसे हम इसे लॉक करते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर तो आया हमारा 45 रिटर्न किया उसने, लेकिन हमारा जो विंडो ऑब्जेक्ट था, दिस कीवर्ड था, वो विंडो को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे स्लॉपी मोड में। इसी फंक्शन में हमने देखा था कि हम स्ट्रिक्ट मोड फंक्शन लेवल पे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें स्ट्रिक्ट मोड लगाना है तो वो कोड के टॉप में ही लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम फंक्शन में लगाएंगे स्ट्रिक्ट मोड, और फंक्शन में जब हम स्ट्रिक्ट मोड लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है यूज़ स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। अब ये जो दिस कीवर्ड है, अब तक ये किसे पॉइंट कर रहा था? विंडो ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब देखना यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड अनडिफाइंड को पॉइंट कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अगर नॉर्मल फंक्शन कॉल है तो उसमें दिस कीवर्ड किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, हमारे पास और एक मेथड है जिसमें हम लोग मेथड कॉल कर सकते हैं, वो है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन एक पेक्यूलियर फंक्शन है, इसमें दिस कीवर्ड होता नहीं है, और दिस कीवर्ड नहीं होता तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन क्या करेगा, अपने नज़दीकी पेरेंट या फिर लेक्सिकल स्कोप में कहीं भी जो नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप है उसका दिस कीवर्ड का उपयोग करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अनलाइक रेगुलर फंक्शन, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस कीवर्ड, इंस्टेड when this is used inside arrow function it inherits the value from the surrounding और parent function। इसका हम एग्जांपल थोड़ी देर में देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसके लिए रिजर्व रखते हैं। It inherits this value from its surrounding or parent function। This behavior is known as lexical this, meaning that the reference is determined by the lexical scope in which the arrow function is defined। इसका एग्जांपल हम एक नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, उसमें हम देखेंगे, और अभी होने वाला है वो। ठीक है, अब और एक चौथा तरीका है कि इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर क्या है कि अगर आपने डॉम पे कोई अगर इवेंट लिसनर लगाया, उसमें दिस कीवर्ड किया है, तो वो वहाँ पे दिस कीवर्ड ऑलवेज डॉम को पॉइंट करेगा। तो ये भी हमें यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इसको हम डिटेल में तब समझ पाएंगे जब हम डॉम को स्टडी करेंगे, तो उसमें जब प्रोग्राम लिखेंगे कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है कि जो दिस कीवर्ड है अगर वो इवेंट लिसनर के साथ, इवेंट लिसनर मेथड में अगर कोई हम उपयोग करते हैं तो वो डॉम को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब दिस कीवर्ड क्या है ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन दिस कीवर्ड क्या नहीं है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस कीवर्ड डज नॉट रेफर टू और इट नेवर पॉइंट्स टू फंक्शन इन विच इट इज़ यूज्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस फंक्शन में हम लोग दिस का उपयोग कर रहे हैं ये उस फंक्शन को पॉइंट नहीं करता, जबकि ये पॉइंट करता है उसके ऑब्जेक्ट को, ओनर को। इट डज नॉट रेफर्स टू द फंक्शंस वेरिएबल इन्वायरमेंट को भी नहीं करता, रैदर इट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स द मेथड। जो ऑब्जेक्ट बुलाएगा उसी को पॉइंट करेगा। ये हमने समझ लिया। अब हमें नेक्स्ट जो देखना है, दिस कीवर्ड इन एक्शन हमने देख लिया कि दिस कीवर्ड अपनी लॉयल्टी किस तरह से स्विच करता है, ये हमने कोड की सहायता से देख लिया था। अब हमें जो नेक्स्ट देखना है कि हाँ, और इसमें और एक चीज़ जो छोटी सी नोटिस करने वाली है कि जैसे हम लोग अगर इस सचिन डॉट टोटल ईयर्स प्लेड इस फंक्शन को अगर हम किसी और चीज़ में कैप्चर करते हैं, जैसे हमने सचिन डॉट टोटल ईयर्स प्लेड को कैप्चर कर लिया है कॉन्स्ट सेपरेट फंक्शन, अगर सेपरेट फंक्शन में अगर हम इसे डायरेक्टली स्टैंड अलोन रन करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक तरह से नॉर्मल फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे दिस जो पॉइंट करेगा वो अनडिफाइंड को पॉइंट करेगा, अनडिफाइंड पॉइंट करेगा, और अनडिफाइंड माइनस करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका आंसर नैन आएगा, क्योंकि एक फेल्ड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे कंडक्ट होगा। तो जैसे हम लोग इसका एग्जांपल अगर ले तो हमने क्या किया है कि जो सचिन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा एक सचिन ऑब्जेक्ट में टोटल ईयर्स प्लेड था उसे हमने कॉपी कर दिया एक सेपरेट फन में, और सेपरेट फन को हमने कॉल किया है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है हमने सेपरेट फन में किया है, तो ये फंक्शन जो है एक तरह से सेपरेट फंक्शन में सेव हो गया, और जब हम उसे रन करते हैं तो उसे हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ही बुला रहे हैं। ये अभी किसी फंक्शन का या फिर ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन कॉल है। इसलिए यहाँ पे जो सचिन का धिस है वो धिस यहाँ पे अनडिफाइंड को पॉइंट करेगा, इसलिए ये ऑपरेशन कंडक्ट नहीं होगा। इसे अगर हम लॉक करें तो हमें देखने को मिलेगा कंसोल डॉट लॉग करना होगा, कंसोल डॉट लॉग एंड सेपरेट फन, एंड यहाँ पे हमें नैन आंसर मिलता है क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन कॉल है। हमने सचिन ऑब्जेक्ट जहाँ पे एक फंक्शन था उस फंक्शन में दिस का उपयोग हुआ था, उस फंक्शन को हमने स्टोर कर दिया एक सेपरेट फंक्शन में, और सेपरेट फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करो तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो दिस कीवर्ड है, वो सचिन को पॉइंट नहीं करेगा, अनडिफाइंड को पॉइंट करेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है यहाँ पे वो ये है कि नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन, इनमें किस तरह से
दिस कीवर्ड पॉइंट करता है। इसका हमने वैसे अब तक देख ही लिया है, लेकिन अब टैबुलर फॉर्म में अगर हम देख लें तो क्या होता है कि अगर हम कॉन्स्ट टोटल ईयर प्लेड एक नॉर्मल फंक्शन ले, उसमें अगर दिस को पॉइंट करें तो यहाँ पे ये जो दिस कीवर्ड है वो अनडिफाइंड को पॉइंट करेगा। ये करेगा दिस को पॉइंट अपने स्ट्रिक्ट मोड में, जो अगर इसे स्लॉपी मोड में अगर चलाए तो ये दिस कीवर्ड यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा इस तरह से। फिर अगर हम एक एरो फंक्शन ले तो एरो फंक्शन का तो उसका दिस कीवर्ड होता नहीं, अपने लेक्सिकल स्कोप में जो नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप है वहाँ से वो उठाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा रिटायरमेंट ईयर माइनस डिनर, यहाँ पे दिस कीवर्ड जो है विंडो को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसका नज़दीकी पेरेंट जो है इस फंक्शन का, एरो फंक्शन का, वो विंडो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा। दिस कीवर्ड इन मेथड, अगर दिस कीवर्ड किसी मेथड का पार्ट है और वो मेथड किसी ऑब्जेक्ट में है, ऑब्वियसली मेथड है तो ऑब्जेक्ट में होगी, ऐसे केस में दिस कीवर्ड जो है वो उस मेथड को पॉइंट करेगा, सचिन को पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि दिस कीवर्ड किस तरह से बिहेव करता है नॉर्मल फंक्शन में, एरो फंक्शन में और एक ऑब्जेक्ट में या फिर मेथड में। अब हमने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखी है कि एरो फंक्शन में खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता। अब जब इसका दिस कीवर्ड नहीं होता तो क्या करता है, अगर इसके अंदर दिस कीवर्ड का उपयोग किया जाए तो ये अपने नज़दीकी लेक्सिकल पेरेंट का दिस कीवर्ड उठाता है या फिर उसे पॉइंट करता है। इस केस में यहाँ पे हमने दिस का उपयोग किया है एक एरो फंक्शन में। इसका जो नज़दीकी लेक्सिकल पेरेंट था, वो लेक्सिकल स्कोप था, वो विंडो ऑब्जेक्ट था, इसलिए विंडो को पॉइंट किया। अब सोचने वाली बात यह है कि सभी फंक्शन में, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, इनमें हमें दिस कीवर्ड मिलता है, मेथड में मिलता है, लेकिन एरो फंक्शन में हमें नहीं मिलता। इसके पीछे कारण क्या है और क्या इसका कोई बेनिफिट है? तो हाँ, ऑब्वियसली इसका बेनिफिट है। कुछ सोच समझ के ही इस तरह की स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट की गई है कि एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड नहीं होगा। इसका क्या यूटिलिटी है हमें एक नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। इसी को हम स्टडी करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमें पॉइंट पढ़ना है एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो थोड़े सटल तरीके से देखना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एरो फंक्शन वर्सेस रेगुलर फंक्शन। इसमें रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में कुछ माइन्यूट डिटेल्स है, उन्हें हमें समझना है कि किस तरह से दिस कीवर्ड के साथ बिहेव करते हैं, इन्हें हमें देखना है। एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम इस कोड को देखें तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है रेस्टोरेंट, और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं हमारे कोड में और इसे कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट में पहली प्रॉपर्टी है नेम, उसका नाम है गवर्नमेंट स्पॉट। फिर एस्टैब्लिश्ड इन 2010, और गेट एज नाम का एक फंक्शन है, यानी कि एक मेथड है। उस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो console.log दिस कर रहे हैं और फिर उसके बाद console.log 2037 में इसकी क्या एज होगी माइनस दिस डॉट एस्टैब्लिश्ड, उसे रन कर रहे हैं या फिर उसको चला रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, एक ग्रिड फंक्शन लिया है और उसमें एरो फंक्शन लिया है। अब इस एरो फंक्शन में console.log वेलकम टू दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेरेशन है और एक एरो फंक्शन है। अगर हम इन्हें लॉक करें restaurant.greet, क्योंकि इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हमें वेलकम टू अनडिफाइंड मिलता है। और अगर हम इसे लॉक करें तो ये हमें देखने को मिलेगा, इसका एज हमें प्रॉपरली देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ग्रीट फंक्शन जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिस कीवर्ड का उपयोग हुआ है। एरो फंक्शन के पास अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है। ऐसे केस में ये अपने नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप को पॉइंट करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे आपका सवाल रहेगा कि इसका नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप तो ये है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्कोप बना रहा है। ये देखिए पीला येलो ब्रैकेट एक स्कोप बना रहा है और उसी के अंदर हमने एक दिस कीवर्ड उपयोग किया है एक एरो फंक्शन में। तो यहाँ पे इस एरो का दिस कीवर्ड क्या इस लेक्सिकल स्कोप को अपना लेक्सिकल स्कोप मानेगा?
इसे तो मानना चाहिए ना। देखते हैं इसका रिज़ल्ट, देखते हैं इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है वेलकम टू, और वेलकम टू के सामने हमें कुछ नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे ये जो स्कोप बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट में एक एरो फंक्शन लिया है, और उस एरो फंक्शन में जब हमने दिस डॉट नेम करने की कोशिश की तो यहाँ पे इस दिस कीवर्ड ने, इस एरो फंक्शन के दिस कीवर्ड ने इस स्कोप को अपना लेक्सिकल स्कोप नहीं माना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिटरल स्कोप क्रिएट नहीं करता, ये बस एक ऑब्जेक्ट तैयार करता है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हैं, ना कि स्कोप बनाने के लिए। ये इसका एक सिंटैक्स है, स्कोप नहीं बना रहा है। स्कोप का कौन बनाएगा? जैसे फॉर लूप में एक ब्रैकेट आता है वो बनाएगा, या फिर इफ में आता है वो बनाएगा। यहाँ पे ये स्कोप नहीं बना रहा है, इसीलिए इसका जो पेरेंट लेक्सिकल स्कोप जो रहेगा वो ये, सिंस ये एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है ये रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ का जो दिस कीवर्ड है, यहाँ का जो लेक्सिकल स्कोप रहेगा विंडो रहेगा, और उसे विंडो को ही पॉइंट करेगा। ये जो दिस कीवर्ड है यहाँ पे विंडो को पॉइंट कर रहा है। इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट लिटरल में अपीयर टू क्रिएट अ न्यू स्कोप। ऐसा दिख सकता है कि ये नया स्कोप बना रहा है, बट इट डज नॉट। इंस्टेड इट सिंपली डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग इनसाइड इट रिमेन्स इन द सराउंडिंग स्कोप। इट मीन्स दैट द मेथड विद इन द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एरो फंक्शन डू नॉट क्रिएट देयर ओन स्कोप। ये हमने समझ लिया। सिंस द एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन कीवर्ड, दिस कीवर्ड दे इनहेरिट फ्रॉम द सराउंडिंग स्कोप विच इन दिस केस इज अ ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप में क्या है? विंडो। तो वहाँ से ये इनहेरिट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा अगर आगे बढ़े तो हमें एक और एग्जाम्पल है जो देखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि जो एरो फंक्शन है उसमें दिस कीवर्ड नहीं है, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम कोड है, और सेम कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे हमने एक और मेथड, जैसे हम अगर फंक्शन, मेथड के अंदर फंक्शन बनाते हैं। मेथड क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, और उस फंक्शन में अगर और एक फंक्शन बनाए तो उसे कहा जाएगा फंक्शन इनसाइड अ मेथड। तो हम एक मेथड बनाते हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मेथड थी, मेथड के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं इज़ ओल्डर दैन डिकेड, और इसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसे में बना सकते हैं। तो एक यहाँ पे मेथड बन गई इज़ ओल्डर दैन डिकेड। अब ये जो मेथड है इसे देखिए, ये मेथड जो है, ये मेथड यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है ये एक मेथड का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी एक फंक्शन है जिसे मेथड कहा जाएगा, और उस मेथड के अंदर हमारा एक और एक फंक्शन है। इसमें हम लोग इज़ ओल्डर दैन डिकेड, रेस्टोरेंट इज़ 2025 माइनस एस्टेब्लिश्ड ईयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिस डॉट एस्टेब्लिश्ड ईयर करेंगे। तो हमारा इंटेंशन ये है कि यहाँ पे एस्टेब्लिश जो है प्रॉपर्टी यहाँ से लेनी चाहिए। क्या ये ले पाएगा? देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी को रन करते हैं। तो जैसे अभी नॉर्मली देखने को मिलता है वेलकम टू अनडिफाइंड। अब यहाँ पे ग्रिड फंक्शन हमने रन किया, उसका वेलकम टू अनडिफाइंड देखने को मिला। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लेक्सिकल पेरेंट वो जो है अपने विंडो को मान रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर नॉर्मल फंक्शन कॉल है, जैसे ये जो मेथड है, इसमें दिस किसको पॉइंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रेस्टोरेंट को पॉइंट करेगा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम लोग। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग गेट एज मेथड रन कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट डॉट गेट एज, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट एज हमें सही मिलता है कि हमें 27 एज मिलता है, और यहाँ पे एज प्रॉपरली इसका मिलता है 27। फिर हमें इज़ ओल्डर दैन डिकेड, अच्छा इसका ये अनडिफाइंड दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में ये मेथड को रन करते हैं। ये जो मेथड है हमारी, इस मेथड को यहीं पे रन कर लेते हैं, और मेथड है हम जो फंक्शन है हमारी इज़ ओल्डर दैन डिकेड, इज़ ओल्डर दैन डिकेड यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे ये जो इज़ ओल्डर दैन डिकेड है ये एक नॉर्मल फंक्शन कॉल ही है, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहे हैं? एक मेथड के अंदर कर रहे हैं।
लेकिन ये एक नॉर्मल फंक्शन कॉल होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे जो दिस की वैल्यू रहेगी वो अनडिफाइंड रहेगी। और हम इसे देख सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इज़ ओल्डर दैन डिकेड को रन करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही हम लोग गेट एज करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखिए इज़ ओल्डर दैन 1016, और इसमें कंसोल डॉट लॉग 1014 पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए रेस्टोरेंट इज़ 9 ईयर ओल्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है रेगुलर फंक्शन वर्सेस एरो फंक्शन। इसमें बहुत सारी सटल्टीज़ एंड नुआंसेस हैं, उन्हें हमें स्टडी करना है। तो इसे शुरू करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक रेस्टोरेंट का कोड है। रेस्टोरेंट में क्या है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कोड बिल्कुल सिंपल सा है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेस्टोरेंट। पहली प्रॉपर्टी की है उसमें नेम, गवर्नमेंट स्पॉट, उसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 2010, गेट एज एक मेथड बनाई है हमने। सिंस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाओ तो उसे मेथड कहा जाता है। हमने एक रेगुलर फंक्शन बनाया है, तो रेगुलर फंक्शन होने के कारण यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर धिस करे तो ये धिस किसको पॉइंट करेगा, रेस्टोरेंट को पॉइंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है। अब यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन किया है कि 2037 माइनस एस्टेब्लिश्ड ईयर, तो ये ऑब्वियसली परफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने और एक मेथड ली है, और कौन सी ली है, ग्रीट मेथड ली है। और ग्रीट मेथड में जो मेथड बनाई है वो एरो फंक्शन से बनाई है। एरो फंक्शन में हमने देखा था कि वो खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता। यहाँ पे ये रन कर जाएगा दिस कीवर्ड का, यहाँ पे अगर दिस करे तो ये रेस्टोरेंट को पॉइंट करेगा। इस केस में ये दिस किसको पॉइंट करेगा, आपको लग रहा होगा कि ये रेस्टोरेंट को करेगा, और ये ऑब्वियस है। हम देखते हैं क्या ये करता है सच में। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, हमने रेस्टोरेंट डॉट ग्रीट फंक्शन रन किया है। रेस्टोरेंट डॉट ग्रीट फंक्शन रन किया है, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसे रन करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने रन किया, हमें जो आंसर मिलता है वेलकम टू, और उसके सामने कुछ नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो आपका वेलकम टू है यहाँ तक ही प्रिंट हुआ है, दिस डॉट नेम काम नहीं कर रहा है। ये दिस डॉट नेम काम क्यों नहीं कर रहा है, इसे ज़्यादा समझते हैं। ये जो दिस डॉट नेम है ना, यहाँ पे ये दिस कीवर्ड एक एरो फंक्शन के अंदर उपयोग हो रहा है। एरो फंक्शन का खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपने नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप से दिस कीवर्ड उठाता है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि क्या ये जो एलो कोड ब्लॉक है जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर ही हमने ये जो मेथड जो एरो फंक्शन है उसका उपयोग किया है, क्या ये इसे अपना लेक्सिकल स्कोप नहीं मानता? द आंसर इज़ नो, इसे नहीं मानता। क्योंकि जब हम इस तरह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स के साथ, वहाँ पे ये स्कोप नहीं बनाता, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाता है। और स्कोप ना बनाने के कारण ये ग्रिड फंक्शन जो कि एक एरो फंक्शन है, ये अभी भी ग्लोबल स्कोप में ही है। इसलिए इसका जो दिस कीवर्ड होगा ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और अगर विंडो ऑब्जेक्ट में आपकी दिस डॉट नेम या फिर नेम से अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसे पॉइंट करेगा, ना कि यहाँ के नेम को, क्योंकि ये स्कोप नहीं बना रहा है और इसको अपना दिस कीवर्ड होता नहीं है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे वेलकम टू अनडिफाइंड मिलेगा। हम चेक कर सकते हैं क्या विंडो ऑब्जेक्ट में दिस नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो हम कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम करते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ किया कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, तो हमें विंडो पे क्या दिस नाम की कोई प्रॉपर्टी है, नहीं है। नेम नाम की कोई विंडो पे प्रॉपर्टी नहीं है। हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं विंडो पे नेम नाम की। हमने देखा था कि विंडो पे प्रॉपर्टी किस तरह से क्रिएट किया जा सकती है कि अगर हम वैर के साथ अगर कोई वेरिएबल बनाए तो वो विंडो पे क्रिएट होता है। हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड बनाएंगे कि वैर नेम इज इक्वल टू, इस बार हम देते हैं ताज महल पैलेस। अब यहाँ पे होटल का नाम ताज महल पैलेस है। ऐसे केस में ये किसे पॉइंट करेगा, यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने वेलकम टू, भले ही ये जो ग्रीट मेथड है वो रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट में है, ये स्कोप ना क्रिएट नहीं कर पाता है। स्कोप क्रिएट नहीं कर पाने के कारण ये जो इसके अंदर जो एरो फंक्शन है
उसका लेक्सिकल स्कोप जो रहेगा वो विंडो ऑब्जेक्ट रहेगा, और विंडो में हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम ताजमहल पैलेस, उसको पॉइंट कर रहा है, इसीलिए ये वेलकम टू दिस डॉट नेम ताजमहल पैलेस को पॉइंट कर रहा है। इसे हम देखते हैं, देखिए वेलकम टू ताजमहल पैलेस एंड ताजमहल पैलेस दिस डॉट नेम, क्योंकि हमने विंडो पे एक प्रॉपर्टी बनाई है। विंडो पे प्रॉपर्टी कैसे बनाई है? वैर ऑब्जेक्ट के साथ, वैर नेम के साथ, वैर नेम एंड उसके बाद बनाइए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि ये जो है ये किस तरह से एक स्कोपिंग किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जब इस एरो फंक्शन को खुद का दिस कीवर्ड नहीं है तो ये किस काम का है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो कभी एरो फंक्शन किसी मेथड में उपयोग ही नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मेथड में और एरो फंक्शन को अवॉइड करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मिसबिहेव कर सकता है। अब हमें करना क्या है कि इसका उपयोग कहाँ आ सकता है, इसका एक एप्लीकेशन देखना है। और इसका एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा वहाँ पे आता है जब हमें कभी किसी एक जो फंक्शन है या फिर मेथड है, मेथड के अंदर और एक मेथड अगर डिफ़ाइन करनी हो, ऐसी केस में हमें अगर नॉर्मल फंक्शन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे दिस कीवर्ड जो है, क्योंकि उसे नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बुलाया जाएगा तो वहाँ पे दिस कीवर्ड अनडिफाइंड रहेगा। वहाँ पे दिस कीवर्ड का उपयोग करने के लिए हमें इस एरो फंक्शन का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन में जो हमारा एक मेथड है गेट एज, इसके अंदर हम और एक मेथड बना सकते हैं। जैसे हम एक मेथड बनाएंगे इज़ ओल्डर दैन डिकेड। हमने क्या किया कि ये जो हमारा मेथड है, मेथड के अंदर फंक्शन, अब हमने मेथड, एक मेथड उसके अंदर और एक फंक्शन, अगर हम इसे नॉर्मल फंक्शन की तरह बनाते हैं तो नॉर्मल फंक्शन, सिंस हम इसे बाहर से कॉल नहीं कर सकते, हमें इसे अंदर ही इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। अंदर इनिशियलाइज़ किस तरह से करते हैं कि इसी के नीचे जाते हैं और यहाँ पे इज़ ओल्डर दैन डिकेड, अब इसे कॉल करते हैं। अब जब भी ये गेट एज फंक्शन कॉल होगा तो इसमें इज़ ओल्डर दैन डिकेड भी कॉल होगा। अब यहाँ पे इज़ ओल्डर दैन डिकेड, हमने किसी इस मेथड को या फिर इस फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट तो बुला नहीं रहा है, ऐसे केस में ये हो गया नॉर्मल फंक्शन कॉल। और हमने देखा था कि नॉर्मल फंक्शन कॉल में दिस कीवर्ड की वैल्यू अनडिफाइंड होती है स्ट्रिक्ट मोड में और स्लॉपी मोड में होती है विंडो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये नॉर्मल फंक्शन है, इसे हम अगर बुलाते हैं तो यहाँ पे ये जो दिस कीवर्ड होगा ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड रहेगा। और सिंस ये अनडिफाइंड रहेगा तो 2025 माइनस अनडिफाइंड, इसका आंसर नैन आएगा, नॉट अ नंबर, क्योंकि ये वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। इसे हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लिया, फिर हम एक काम कर सकते हैं console.log, और console.log में हम कर सकते हैं restaurant.getAge मेथड को चलाते हैं और ये getAge मेथड ही हमारे इज़ ओल्डर दैन डिकेड को चलाएगी। इसे हम लॉक करें तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहला जो हमारा कोड आता है वो है getAge। अब यहाँ पे पहला जो इसमें आता है वो है दिस। सबसे पहला जो आएगा वो पॉइंट करेगा दिस, ऑब्वियस सी बात है, दिस पॉइंट करेगा यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट को। फिर क्या हुआ कि console.log 2037 माइनस एस्टैब्लिश्ड ईयर, 27 का आंसर है, 2037 माइनस 2010, इसका आंसर 27 आता है, ऑब्वियसली ये करेक्ट है। फिर क्या हुआ, ठीक है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये दिस जो है इस रेस्टोरेंट को पॉइंट करेगा, यहाँ पे 10 आंसर आएगा। फिर इज़ ओल्डर दैन डिकेड, नॉर्मल सा फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया नॉर्मल और उसे नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल किया। यहाँ पे दिस जो होता है अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड रहेगा तो ये आएगा इसका नैन। नैन जब आएगा तो इसका अगर कॉल देखे तो यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट इज़ नैन ईयर ओल्ड, ये भी सही आ गया। फिर हमने क्या किया, ग्रीट को कॉल किया
तो ग्रीट को ऑब्वियसली वो जो ग्रीट है वो अनडिफाइंड ही देगा, वेलकम टू अनडिफाइंड ताजमहल पैलेस, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो धिस कीवर्ड है, ऐसे केस में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो धिस कीवर्ड है, मेथड के अंदर जो फंक्शन है उसमें जो धिस कीवर्ड है वो काम करे। अब ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हम इसे तो नॉर्मल फंक्शन की तरह बुला रहे हैं, और वो नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड तो अनडिफाइंड और या फिर विंडो ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ऐसे केस में हमें यहाँ पे दो जो मेथड है उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम दिस सेल्फ कीवर्ड का उपयोग करें। यहाँ पे हमें पता है कि ये जो फंक्शन है इसके बाहर अगर हम देखें तो दिस की वैल्यू जो है वो रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, सेल्फ नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं। सेल्फ में हम रेस्टोरेंट को स्टोर करेंगे और उस सेल्फ का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं दिस, और दिस को असाइन करेंगे सेल्फ में। सेल्फ इज इक्वल टू दिस, SELF सेल्फ, और सेल्फ को असाइन करेंगे दिस में। ठीक है, अब जैसे ही सेल्फ को करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस दिस की जगह सेल्फ लिखना होगा, और जैसे ही मैं सेल्फ डॉट एस्टेब्लिश्ड ईयर करता हूँ तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया, दिस रेस्टोरेंट इज़ 15 ईयर ओल्ड 1017 में आपका सेल्फ कीवर्ड काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, कोड थोड़ा बढ़ा दिया है कि पहले एक वेरिएबल लो, उसमें दिस को असाइन करो, और फिर उसके बाद उस वेरिएबल का उपयोग करो। यूजुअली सेल्फ लिया जाता है, लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया तरीका है हमारे पास। यहाँ पे काम आता है हमारा जो एरो फंक्शन है वो, क्योंकि एरो फंक्शन को खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, तो वो अपने नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का उपयोग करते हैं तो उसका नज़दीकी जो लेक्सिकल स्कोप रहेगा वो स्कोप बना रहा है ये फंक्शन जो बना रहा है, तो उसमें जो दिस कीवर्ड रहेगा वो उसका उपयोग कर लेगा। हम सेम चीज़ को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लोग इस फंक्शन को इज़ ओल्डर दैन डिकेड को इस फंक्शन को हमें यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पे हम लोग एक कुछ इस तरह से देना होगा कि नॉर्मल फंक्शन कॉल ना देते हुए एरो फंक्शन, एंड सेल्फ की जगह यहाँ पे आएगा दिस कीवर्ड, दिस डॉट एस्टेब्लिश्ड ईयर। एक्चुअली हमें यहाँ पे ये देना पड़ेगा, और जैसे हम इसको एरो फंक्शन बनाते हैं तो एरो फंक्शन का खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, तो वो अपने पेरेंट स्कोप को पॉइंट करेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है, फिर से दिस रेस्टोरेंट इज़ 15 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा कोड था कि दिस कीवर्ड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि एरो फंक्शन को खुद का दिस कीवर्ड नहीं है, अपने नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप जो कि गेट एज फंक्शन है वो स्कोप बना रहा है, उसको पॉइंट करेगा। इस केस में यहाँ पे हमें एरो फंक्शन की यूटिलिटी देखने को मिलती है कि जब भी कोई मेथड जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसके अंदर हमें अगर कोई फंक्शन बनाना हो, तो ऐसे केस में हम नॉर्मल फंक्शन अगर बनाएं तो वहाँ पे दिस कीवर्ड हमें यूटिलाइजेबल नहीं रहता। ऐसे केस में हमें एरो फंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एरो फंक्शन को खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता, तो वो अपने नज़दीकी लेक्सिकल स्कोप में से दिस कीवर्ड उठाता है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने एक तरह से जो जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करता था वो सब कुछ ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, उसका कॉल स्टैक, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, सब कुछ देख लिया। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट थे, दिस कीवर्ड, स्कोप चेन, वेरिएबल एनवायरनमेंट, ये सब कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग चालू करनी है, और उसके पहले भी हमें थोड़ा सा एक हिस्सा बचा हुआ है इसी का, कि इसमें हमें देखना है कि जो गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज़्म है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, या फिर हीप मेमोरी में जो हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं और उनका रेफरेंस किस तरह से कॉल स्टैक में जाता है। ये हमारा बचा हुआ सेक्शन है जो कि हार्डली 15 to 20 मिनट्स का है, तो उसे हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।